नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने ऐप पे। वो याद आ जाता है यूट्यूब चैनल है ना। आपका स्वागत है। मैं बलवंत सारण आपको फिर पढ़ा रहा हूँ। बायोलॉजी स्पेशल के अंदर आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको हर चीज़ मिलती है जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेटेड, आपसे एग्ज़ाम से रेलिवेंट है, उसको हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। कैसे आपके क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं साथ साथ में आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, किस प्रकार से कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती है। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम होता है क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। शॉर्ट नोट्स बनाने में करना, कम से कम लिखेंगे हम, समझेंगे ज़्यादा, ठीक है ना। यानी पाचन तंत्र, यानी पाचन होता क्या है, डाइजेशन क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। पहले तो कुछ भी नहीं है। पाचन यानी भोजन को डाइजेस्ट करना, या आप कह सकते हो वो होता है कॉम्प्लेक्स, यानी जटिल रूप में होता है, ठीक है। उसको क्या करना, सिंपल बनाना, ठीक है। उसको क्या करना, साधारण रूप देना। साधारण रूप देकर उसका अब्जॉर्प्शन करवाना, यानी उसका अवशोषण करवाना। और अवशोषण करवाने के बाद उसको सेल तक पहुंचाना या कोशिका तक पहुंचाना, ये होता है आपका पाचन, ठीक है ना। सिंपल शब्दों में इस बात को कहा जाए, भी जटिल रूप में जो भोजन लिया जाता है, हमें कॉम्प्लेक्स फूड जो हम लेते हैं उसको सिंपल फूड यानी सिंपल न्यूट्रिएंट जो होते हैं उनके अंदर तोड़ना, उनसे अच्छी अच्छी चीज़ों का अवशोषण करना। अवशोषण होने के बाद रक्त के द्वारा सेल तक पहुंचाने की क्रिया को हम अवशोषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेल तक पहुंचाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। यानी सिंपल शब्दों में जटिल भोजन को साधारण रूप में तोड़कर उसका अवशोषण करवाकर सेल यानी कोशिकाओं तक पहुंचाने की क्रिया हमारी पाचन कहलाती है। यानी आपने जैसे ही लिया, आपने मान लो गुड़ खाया, या आपने पनीर खाया, आपने मीट खाई, आपने अंडा खाया, तो आपने क्या खाया, उसमें आपने वो पोषक तत्व जो थे उनका जटिल रूप लिया। लेकिन शरीर के अंदर वो जटिल रूप अवशोषित नहीं हो सकते, इसलिए इसके ऊपर हमारे शरीर के अंदर एक प्रोसेस चलाई जाती है जिसे हम डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेशन बोलते हैं। अब पाचन बोलते हैं, उस पाचन क्रिया द्वारा उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देखो, आप प्रोटीन आपने लिया, मान लो पनीर लिया, चीज़ लिया, पनीर के अंदर आपको मिला, आप पनीर में लेते हो, मोस्ट ऑफ पनीर प्रोटीन के लिए लिया जाता है। क्या लिया जाता है? प्रोटीन। अब प्रोटीन का अवशोषण नहीं हो सकता, तो इस प्रोटीन का क्या होगा, अब पाचन होगा। पाचन यानी प्रोटीन को तोड़ा जाएगा, इसका ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा? इसका ब्रेक डाउन होगा। इसको तोड़ा जाएगा, किस में तोड़ा जाएगा? अमीनो एसिड में तोड़ा जाएगा। अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल में तोड़ा जाएगा। अब अमीनो अम्ल में जैसे इसको तोड़ा गया, तो अब इसका अवशोषण होगा और ये शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचेगा। अब इसका अवशोषण होगा, ठीक है ना। यानी जटिल प्रकार के भोजन को सिंपल भोजन के अंदर तोड़कर उसका अवशोषण करवाना क्या है? डाइजेशन है। अब मैं कह दूं पनीर लिया, आपने गुड़ खाया, मान लो कोई मीठा चीज़ खाई, गुड़ खाया आपने, तो उसके अंदर आपने क्या लिया? आपने लिया कार्बोहाइड्रेट। क्या लिया? कार्बोहाइड्रेट लिया, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण नहीं हो सकता, तो इस पर क्रिया चलेगी, फिर पाचन की क्रिया चलेगी, और पाचन होने के बाद ये बदल जाता है आपका ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज का अवशोषण होगा, ठीक है। इसी प्रकार देखो, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ा गया, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, यही क्रिया तो पाचन है। अब आपने मान लो घी लिया, सिंपल सी बात करें, यहाँ पर घी, उसमें आपके ज़्यादा क्या थी? वसा थी, फैट था। अब वसा को किस में? वसा पे फिर पाचन क्रिया हुई, पाचन एंजाइम, पाचन रस द्वारा, विभिन्न अंगों द्वारा, और उसको फैटी एसिड में बदला गया। किस में बदला गया? फैटी एसिड में तोड़ा गया। और वसीय अम्ल में जो तोड़ा गया, वसीय अम्ल के द्वारा, वसीय अम्ल का अवशोषण हो सकता है। फैट का सीधा अवशोषण नहीं हो सकता, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, इस प्रकार से इनका अवशोषण नहीं हो सकता। तो इन पर एक क्रिया चलती है, उसे हम पाचन क्रिया कहते हैं, तोड़ने की क्रिया, ठीक है ना। छोटे रूप में बदलने की क्रिया को हम पाचन क्रिया कहते हैं। तो आप याद रख लेना, यानी किसी भी प्रकार के कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड के अंदर तोड़कर उसका अवशोषण करवाना ही पाचन होता है। तो पाचन का एक शब्द था जिसके बारे में हमने समझा, ठीक है। तो पाचन
तंत्र जो है उसके अंदर अब पाचन क्रिया करने वाले अंगों को पाचन अंग या डाइजेस्टिव ऑर्गन कहा जाता है, पाचन अंग कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? पाचन अंग। और पाचन अंगों से मिलकर एक तंत्र बनता है जिसका नाम क्या है? पाचन तंत्र। कौन कौन से अंग पाचन तंत्र के अंदर आते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी होती है ये देखते हैं हम आगे। ठीक है, यानी पाचन क्रिया कंप्लीट क्या होती है, इसके अंदर कुछ प्रोसेस होती है, वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इंजेशन, इंजेशन का मतलब होता है अंतःग्रहण, अंतःग्रहण। ठीक है, इंजेशन के बाद होता है डाइजेशन। ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन यानी पाचन होता है। डाइजेशन के बाद अब्जॉर्प्शन होता है यानी अवशोषण होता है। और अवशोषण के होने के बाद एक क्रिया आती है जिसको हम एसिमिलेशन कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं, जिसको हम स्वागी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, स्वागीकरण कहते हैं। और स्वागीकरण के बाद एक क्रिया आती है जिसको हम इजेशन कहते हैं यानी निष्कासन कहते हैं। ठीक है, और इनसे मिलाकर आपकी पूरी हो जाती है एक डाइजेशन प्रोसेस यानी पाचन क्रिया। इन सभी को मिला, अंतःकरण का मतलब है भोजन को ग्रहण करना, मुख के द्वारा भोजन को ग्रहण करना। ठीक है, यानी मुख से भोजन ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो आपसे कहा जाएगा, तो आपका क्वेश्चन बनता है अंतःग्रहण कहा जाता है। ठीक है, विभिन्न पदार्थों द्वारा या एंजाइम द्वारा, आप कह दो एंजाइम द्वारा भोजन को साधारण रूप में बदलना पाचन क्रिया कहलाती है, साधारण रूप में बदलना पाचन क्रिया कहलाती है। आपसे पूछ ले एंजाइम द्वारा भोजन को साधारण रूप के द्वारा या केमिकल या मैकेनिकल इसके ऊपर रिएक्शन होंगे उसके द्वारा क्या है, उसको क्या है, पाचन बोला जाता है। अवशोषण यानी आमाशय व छोटी आंत, मोस्ट ऑफ आंत द्वारा लाभदायक पदार्थों का रक्त में मिलना अवशोषण कहलाता है। ठीक है, स्वागीकरण क्या कहलाता है, लीवर में चली जाएगी ये सारी चीजें, लीवर के द्वारा इन चीजों को क्या है, लीवर के द्वारा न्यूट्रिएंट जो होते हैं यानी पोषक तत्व जो हैं उनको ब्लड में मिला देना, रक्त के माध्यम से, रक्त के माध्यम से कहाँ तक पहुंचाना, रक्त के माध्यम से कोशिका तक पहुंचाना, क्या कहलाता है, रक्त कोशिका तक पहुंचाना क्या कहलाता है। ठीक है, यानी लीवर के द्वारा न्यूट्रिएंट जो इससे मिले थे, जैसे फैटी एसिड मिला था या आपको मिला था ग्लूकोज मिला था या आपको अमीनो एसिड जो मिला था ना, उसको कोशिका तक पहुंचाना क्या कहलाता है, ये कहलाता है। उसके बाद जितना चाहिए था उतना निकाल लिया गया और उसके बाद क्या, ये रेक्टम यानी एनएस के द्वारा इसको बाहर निकाल देना यानी गुद्दा द्वारा, अपचे भोजन को बाहर निकालना क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है। यानी आपने देखा मैं मुख से भोजन आपने ग्रहण किया, फिर आपके गया शरीर के पाचन अंगों तक, आमाशय में गया, आमाशय द्वारा कुछ चीज़ें अवशोषित कर ली गई, उसके बाद छोटी आंत में गया, छोटी आंत के द्वारा पाचन हुआ, कुछ चीज़ें अवशोषित कर ली गई। अवशोषित करने के बाद बचा हुआ भोजन यानी जो हमें चाहिए थी वो चीज़ें क्या कर लिया गया, अब्जॉर्ब कर लिया गया यानी उसका अवशोषण कर लिया गया, ब्लड में मिल गया। ठीक है, एक पोर्टल वेन होती है, इसके माध्यम से लीवर में गया, कहाँ गया, लीवर में गया आपके, और लीवर के द्वारा फिर ब्लड के अंदर मिलाया जाता है। इसको ब्लड के अंदर मिलाने के बाद शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाना क्या कहलाता है, एसिमिलेशन
एसिमिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एसिमिलेशन कहलाता है। उसके बाद आपने जो अनपचा भोजन था, ठीक है, अपचा भोजन था, अनडाइजेस्टिव फूड जो था, यानी जो पचा नहीं था, पचन का मतलब पचा नहीं था या आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, फालतू का था, ठीक है ना, वेस्ट प्रोडक्ट तो इसके अंदर थे, उन चीज़ों को आपके गुदा के द्वारा यानी एनएस जिसे बोलते हैं उसके द्वारा आपको बाहर निकाल देना है। क्या कहलाता है? इजेशन कहलाता है। तो इस प्रकार आपकी पाचन क्रिया पूरी होती है, ठीक है। इसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं? डाइजेशन में कौन से भाग लेते हैं, अंतःग्रहण में कौन से लेते हैं, अवशोषण में कौन स्वागीकरण में और निष्कासन में कौन से लेते हैं, ये चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं अब आगे, ठीक है ना। विभिन्न प्रकार के जो हमारे शरीर में होते हैं केमिकल एक्शन होते हैं, ये चीज़ें लिख लेना, आपको काम आएगी। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है जो चीज़ मैंने लिखी है, ठीक है। ना 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 अब पाचन तंत्र की बात करें तो पाचन तंत्र को इस प्रकार से दो अलग अलग नाम अंगों के हिसाब से दो अलग अलग भाग दिए जाते हैं। एक को बोल दिया जाता है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल बोल दिया जाता है, ठीक है। या इसको दूसरा नाम दिया जाता है फूड पाइप, फूड पाइप भोजन नलिका, या इसको नाम दिया जाता है गैस्ट्रिक गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, ठीक है। फूड पाइप, एलिमेंट्री कैनाल, जीआई ट्रैक इसको नाम दिया जाता है। आप सीधा कह सकते हो इसको भोजन नलिका, भोजन नलिका, ठीक है, भोजन नलिका। यानी कि एलिमेंट्री कैनाल या फूड पाइप जो जीआई ट्रैक है इसको भोजन नलिका कहा जाता है। ये कहाँ से लेकर कहाँ तक जाती है ये चीज़ें हमें पढ़नी है। दूसरा भाग इसका है, इसको हम बोलेंगे एसेसरी या एसोसिएटेड ग्लैंड या एसेसरी ग्लैंड, या इसको हम डाइजेस्टिव ग्लैंड बोल देते हैं। यानी पाचन ग्रंथियां, इसका दूसरा भाग क्या पढ़ेंगे हम? पाचन ग्रंथियां पढ़ने वाले हैं, या सहायक ग्रंथियां कह सकते हो आप, सहायक ग्रंथियां, बात एक ही है, हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सहायक ग्रंथियां या पाचन ग्रंथियां हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये लगभग 32 फीट के नज़दीक लंबी होती है, 32 फीट या आप कह सकते हो 10 से 11 मीटर लंबी नलिका है। इसकी लेंथ की बात करें तो ये क्या है, 10 या 32 फीट, मीटर में पूछे तो 10 मीटर लगभग, और फिट पूछे तो 32 फीट की होती है ये, ठीक है। 32 फीट जो है इसकी लंबाई होती है, ठीक है ना, इसकी लंबाई होती है, ये बात लिख लो आप, इसकी लंबाई। इस ट्रैक को मुख से शुरू होती है ये, और मुख से लेकर एनएस तक, गुद्दा तक जाती है। इसको अनेक जगह अलग अलग नाम दिया जाता है और अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो वो क्या क्या नाम हो सकते हैं, आपको क्या क्या याद करना है? तो पहला नाम आता है आपका माउथ या बक्कल केविटी, बक्कल केविटी। पहले भाग को क्या बोला जाता है? बक्कल केविटी या मुख गुहा कहा जाता है, मुख गुहा कहा जाता है, ठीक है। दूसरा भाग आता है आपका फेरिक्स, ठीक है, गर्सनी जिसको कहा जाता है, ठीक है। तीसरा आता है इसोफेगस, जिसको कहा जाता है ग्रास नली। सब पढ़ेंगे, एक एक समझेंगे, ठीक है। ग्रास नली के बाद आपका स्टमच आता है, यानी आपका अमाशय आता है। अमाशय के बाद हम पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत पढ़ते हैं, ठीक है। और छोटी आंत के बाद हम लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत पढ़ते हैं। और बड़ी आंत के बाद रेक्टम यानी मलाशय, मलाशय,
और उसके बाद हम एनस यानी गुदा, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हो मुख से लेकर गुदा भाग तक इसको क्या कहा जाता है, मुख से शुरू होकर गुदा तक खत्म होने वाली फूड पाइप है, उसको क्या बोलेंगे, फूड पाइप बोलेंगे या एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे, जीआई ट्रैक्ट बोलेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ें यहाँ से हमें याद करनी है। अब छोटी आंत के कुछ अलग भाग होते हैं, बड़ी आंत के भी अलग भाग होते हैं, ठीक है। ग्रसनी ग्रासनी मुख हुआ में क्या क्या काम करता है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। अब जो पाचन ग्रंथियां हैं वो कौन कौन सी है, तो यहाँ पे लिखोगे। पहले आपकी होती है सिलेवरी ग्लैंड, पहली ग्रंथि आपकी सिलेवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी जठर ग्रंथियां। उसके बाद हम पढ़ते हैं लीवर, गैल ब्लैडर, पैंक्रियाज। लीवर यानी यकृत के बारे में पढ़ेंगे हम, ये भी सहायता करेगा, पित्ताशय भी इसमें सहायता करेगा। उसके बाद पैंक्रियाज यानी अग्नाशय भी इसमें सहायता करेगा, ठीक है। अग्नाशय के बाद, ठीक है, इंटेस्टिनल ग्लैंड यानी आप कहोगे आंतर ग्रंथियां किस प्रकार से सहायता करेगी, ये चीज़ हमें पढ़नी है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे किसमें, पाचन तंत्र के अंदर। ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम, इधर ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। भोजन कहाँ से शुरू होता है, तो आप कहोगे भोजन आपने मुख से लिया, ठीक है, मुख से लिया। मुख से आपके कहाँ जाएगा, ग्रसनी में जाएगा, ग्रसनी से आपका ग्रास नली में जाएगा, किस में जाएगा, ग्रास नली में जाएगा। ग्रास नली से आपका भोजन जाएगा आमाशय में, ठीक है, आमाशय में। आमाशय से आपका भोजन जाएगा छोटी आंत में, छोटी आंत में। और छोटी आंत से भोजन जाएगा बड़ी आंत में, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत से भोजन जाएगा मलाशय में, और मलाशय से भोजन एनस के द्वारा यानी गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यानी यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक चलती है, उसे एलिमेंट्री कैनाल, फूड पाइप, भोजन नलिका कहा जाता है। भोजन इससे बाहर नहीं निकलता, लीवर में भोजन नहीं जाता है, ध्यान रखना। ना जठर ग्रंथियों में जाता है, लार ग्रंथियों में, ना अग्नाशय, ना अंतर ग्रंथियों में। भोजन चलता है यहाँ से लेकर इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ से शुरू होगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा बिना पचा हुआ भोजन। जो चीज़ें होगी इनका पाचन भी इनके द्वारा किया जाएगा, इनका अवशोषण भी इन अंगों के द्वारा कर लिया जाएगा, जो चीज़ें आपको ज़रूरत होगी, ठीक है ना। मुख के अंदर आपकी ग्रंथि काम करेगी लार ग्रंथि, याद रखना, लार ग्रंथि आपकी मुख के अंदर काम करेगी। अमाशय में आपकी जठर ग्रंथियां काम करेगी, अमाशय में जठर ग्रंथियां काम करेगी। और छोटी आंत के अंदर बाकी सारे की सारी ग्रंथियां काम करेगी। यानी छोटी आंत में आपका यकृत काम करेगा, और आपका पित्ताशय काम करेगा, छोटी आंत से जुड़ा होगा, और आपका अग्नाशय जुड़ा होगा, और आपका अंतर ग्रंथियां भी इसके अंदर पाई जाएगी। यानी ये चीज़ें यहाँ पे काम करेगी, जठर ग्रंथियां आमाशय में काम करेगी, ठीक है। और लार ग्रंथि मुख के अंदर काम करेगी। यानी लार ग्रंथि मुख से जुड़ी होगी, जठर ग्रंथि आमाशय से जुड़ी होगी, छोटी आंत से यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय और अंतर ग्रंथियां जुड़ी होगी। बड़ी आंत में कोई ग्रंथि नहीं है, मलाशय में कोई ग्रंथि नहीं है, गुद्दा के अंदर कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती, ग्रसनी और ग्रास नली के अंदर भी कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती। तो आपको मुख्य, आमाशय और छोटी आंत मुख्य रूप से आपको याद करने हैं, ठीक है। तो ये भाग था किस प्रकार से 32 फीट की किस कहाँ से किसको क्या नाम से जाना जाता है, ये चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका डायग्राम बना के मैं समझा देता हूँ, उसके बाद आपका कुछ नहीं रहता इसके अंदर, बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है बातें। तो 2-4 बातें याद करनी पड़ती है आपको, और वो अपने आप याद हो जाती है अगर आपको याद हो, ठीक है। ये मान लो ये आपका ये, ठीक है, ये 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 ये
ठीक है, यहाँ पे एक अंग बना दिया जाता है ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ बनाता हूँ ऐसे। कहाँ कहाँ पे क्या होता है ये पता चल गया आज आपको, तो वाह वाह हो जाएगी, आपका दिमाग सेट रहेगा फिर। ये बन गई आपकी एक ग्रंथि। अब आगे जाएंगे तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, इस प्रकार से देखने को मिलेगा, इस प्रकार से। डायग्राम पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं आप, समझने लायक होना चाहिए बस। और ये आगे इस प्रकार से इसमें पूरी घूमेगी, आप इसको छोटा बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से घूमेगी, यहाँ जुड़ जाएगी, इस प्रकार से घूमेगी, यहाँ जो फुल भरा होता है ऐसे वैसे, ठीक है, यहाँ जुड़ जाए। क्लियर हुई बात। ये आपका है, ये तो आपकी नासिका हो गई, नेजल कैविटी हो गई, नासिका हो गई। ये हो गई आपकी मुख गुहा, इसको क्या बोल दिया हमने, मुख गुहा बक्कल कैविटी, ठीक है। इसको हम ग्रसनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। इसको हम ग्रास नली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं। भोजन कहाँ से, यहाँ से ग्रसनी में गया, ग्रास नली में गया। और इसको हम अमाशय बोलते हैं, ठीक है, अमाशय बोलते हैं। अमाशय से यहाँ से शुरू हो जाता है आपका, इसको छोटी आंत कहा जाता है। आगे के भाग को छोटी आंत, 3 भागों में बांटा जाता है, बाद की बात है। इसको बड़ी आंत कहा जाता है, ठीक है ना, बड़ी आंत कहा जाता है। ये मलाशय हो गया, मलाशय हो गया। और ये क्या हो गया आपका, गुद्दा यानी एनस हो गया, जहाँ से भोजन बाहर निकल जाएगा। ये बड़ी आंत का भाग सिक्कम है, जिसे सिक्कम कहा जाता है। और ये आपकी वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स लिख लो आप, अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म है अपेंडिक्स, जिसके बारे में सुना होगा। ये आपका लीवर है, और ये आपका गैल ब्लैडर यानी पित्ताशय है। ये क्या आपका पित्ताशय है, ठीक है। यहाँ पर छोटी 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 अमाशय में ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिन्हें जठर ग्रंथियाँ कहते हैं। जठर ग्रंथियाँ अमाशय में पाई जाने वाली ग्रंथियाँ हैं, ठीक है। ये आंत में इसी में पाए जाते हैं, इसे आंतर ग्रंथियाँ कहते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, आंतर ग्रंथियाँ। तो ये पूरा आपका डायग्राम है, ठीक है। ये पूरा आपका डायग्राम है पाचन तंत्र का। पूरा शरीर बनाने से अच्छा है, देख लो, समझना आपको है। मुख में था भोजन, समझो इस बात को, आप समझो, क्योंकि लिखा बुक्स में बहुत है यार, किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। मुख से कहाँ गया, ग्रसनी में गया, ग्रास नली में गया, अमाशय में गया, अमाशय से छोटी आंत में गया, छोटी आंत से होते 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 ये बड़ी आंत में पहुंच गया, और बड़ी आंत के द्वारा मलाशय में भेजा गया, मलाशय से गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया गया। तो ये प्रोसेस चलती है। कहाँ पे कौन सा अंग काम करने वाला है, तो यहाँ पे लार ग्रंथि होती है आपकी, ठीक है। 3 लार ग्रंथि होती है, एक ऐसे जुड़ी होती है, एक यहाँ से ऐसे जुड़ी होती है, और एक यहाँ से ऐसे जुड़ी होती है। तो ये लार ग्रंथियाँ हैं, ठीक है ना। तो लार ग्रंथियों द्वारा कुछ रस स्त्रावित किया जाएगा, जो भोजन का पाचन करेगा। जठर ग्रंथियों द्वारा रस स्त्रावित करेगा, भोजन का पाचन करेगा। फिर लीवर के द्वारा, पित्ताशय के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा रस यहाँ पे छोड़ा जाएगा, वो पाचन करेगा। अंतर ग्रंथियों द्वारा कुछ रस छोड़ा जाएगा, जो भी भोजन का पाचन करेगा। तो इस प्रकार से पाचन क्रिया कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। अब कौन कौन सा अंग क्या क्या काम करता है, और किस अंग से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा है मुख गुहा से स्टार्ट करते हैं। मुख गुहा से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये डायग्राम था, इसको मैं साफ कर देता हूँ। नायो राजस्थान थारे थारो लुक मन मारे।
ठीक है। मुख गुहा, बक्कल केविटी, ठीक है। इसके अंदर माउथ हो गया आपका, जैसे मुख हो गया। इसके अंदर हम पढ़ेंगे टंग, टंग, जीभ पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे स्लेवरी, ग्लैंड पढ़ेंगे हम। और बक्कल कैविटी में हम पढ़ने वाले हैं आपके टीथ, यानी मुख, यहाँ से कुछ नहीं बनेगा। टंग यानी जीभ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। लार ग्रंथि से क्वेश्चन बनेंगे और आपके दांत से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। यानी बक्कल कैविटी में जो क्या करते हैं, बक्कल कैविटी के अंदर दो क्रियाएं होती है, भोजन के साथ दो क्रियाएं होती है। एक तो होती है मैकेनिकल यानी यांत्रिक क्रिया। एक क्रिया कौन सी होती है भोजन के साथ, यांत्रिक क्रिया, और दूसरी रासायनिक क्रिया। यानी दोनों क्रियाओं द्वारा भोजन पचता है। रासायनिक क्रिया, यांत्रिक क्रिया की जाती है दांतों के द्वारा। किसके द्वारा, दांतों के द्वारा की जाती है। मैकेनिकल एक्शन जो है वो दांतों के द्वारा। यांत्रिक क्रिया का मतलब है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में फिजिकली ब्रेक डाउन, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। दांतों के द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, यानी जो हमारा हमने कुछ खाया था, दांत उसको चबाते हैं ना, चबा 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 उसका फिजिकली ब्रेक डाउन कर देते हैं, यानी भौतिक रूप से उसको तोड़ दिया जाता है। उसको यांत्रिक क्रिया कहा जाता है। वो किसके द्वारा होती है, दांतों के द्वारा। रासायनिक क्रिया होती है, यानी रासायनिक क्रिया द्वारा क्या है, रासायनिक क्रिया द्वारा क्या करना, भोजन के अंदर जो पोषक तत्वों को तोड़ना। आप कहोगे जी पोषक तत्व न्यूट्रिएंट है, उनका ब्रेक डाउन, तत्व तत्व को रासायनिक रूप से तोड़ना, रासायनिक रूप से तोड़ना, यानी केमिकली ब्रेक डाउन करना, उनका रूप से तोड़ना, ठीक है। यानी जैसे एक एग्जांपल दूं मैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको किस में बदलना, ग्लूकोज में बदलना। ये क्या हो गया, एक रासायनिक क्रिया है। भोजन को चबाना ये आंतरिक क्रिया। तो पोषक तत्व जो न्यूट्रिएंट थे जैसे, उनका क्या करना, केमिकली ब्रेक डाउन करना, यानी जो कॉम्प्लेक्स किस में थे, कॉम्प्लेक्स में थे, उनको क्या करना, कॉम्प्लेक्स स्टेज से क्या करना, सिंपल स्टेज में लेके जाना, ठीक है। उसको हम बोलते हैं केमिकली एक्शन या रासायनिक क्रिया। भोजन पे दो प्रकार की क्रिया मुख के अंदर हो रही है, तो मुख के अंदर कौन सी क्रिया होती है, दोनों क्रियाएं होती है, यांत्रिक और रासायनिक। यांत्रिक दांतों द्वारा और रासायनिक लार के द्वारा, ठीक है ना। क्लियर हुई बात। अब हम पढ़ते हैं जीभ के बारे में, क्या होता है। टंग क्या है, टंग टंग टंग, जीभ, या इसको जीवा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, जीवा, एक ही बात है। जीभ जो है क्या क्या काम करती है, वो क्वेश्चन आपसे रिलेटेड है क्या। देखो, जीभ बोलने में सहायता करती है, हाँ जी करती है, स्पष्ट बात है। जीभ है वो भोजन को इधर से उधर ले जाने में सहायता, ये लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है ये बात। यानी भोजन को इधर से उधर से इधर से उधर से लेके जाने में। उसके बाद जीभ जो आपके दांतों की सफाई करने में भी सहायता करती है, ये भी पता होगा आपको। बोलने में सहायता करती है, और क्या करती है, भोजन को इधर से उधर ले जाने में सहायता करती है। ये चीज़ें आपको लिखनी नहीं है। जीभ जो है वो क्या है, तो आपको लिखना है मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है ना। आप लिखोगे जीभ क्या है, पेशीय अंग है, ये क्वेश्चन बनता है आपका। इसमें हड्डी नहीं पाई जाती, और आपने सुना होगा बिना हाड़ की जीभ है, बिना हड्डी की जीभ है, कुछ भी बोल सकती है ना, तो बोलने में सहायता करती है ये, ठीक है। बहुत लंबी, इसकी लंबाई जो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर नॉर्मल औसतन होती है, ठीक है ना। औसतन इसकी लंबाई कितनी है, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। पेशीय अंग है, तो इसके अंदर कौन सी पेशियां पाई जाती है, तो आप लिख लेना स्केलेटल मसल पाई जाती है। मसल अलग अलग प्रकार के, स्मूथ मसल, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल और
कार्डियक मसल। तो स्केलेटल मसल यानी ये इसके अंदर कंकाल पेशियां पाई जाती है। कंकाल पेशियां यानी कंकाल पेशियां वो होती है जो आपके हिसाब से काम करे, यानी जीभ अपने आप तो नहीं हिलती ना, यानी आप हिलाना चाहते हो तभी हिलती है ना, ठीक है। यानी स्मूथ मसल वो उसमें पाई जाती है, यानी चिकनी पेशियां वहाँ पाई जाती है जहाँ पर आपके स्मूथ मसल को इनवॉलेंट्री मसल भी कहते हैं, जो आपकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती, अपने आप कार्य करती रहती है ज़रूरत के हिसाब से, वो स्मूथ मसल। स्केलेटल मसल वो है जो आपके हिसाब से काम करती है, जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ स्केलेटल मसल की वजह से हिल रहा है, मैं जीभ हिला रहा हूँ बोल रहा हूँ, होठ हिला रहा हूँ बोल रहा हूँ, ये किसकी वजह से हो रहा है? वो हो रहा है स्केलेटल मसल की वजह से, जो मेरे हिसाब से काम करती है, ठीक है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंकाल पेशियाँ। तो जीभ के अंदर कौन सी पेशियाँ हैं? कंकाल पेशियाँ। इसमें हड्डी नहीं पाई जाती, लेकिन ये हड्डी से जुड़ा होता है, ठीक है ना। कौन सी हड्डी से जुड़ा होता है? तो हायोड बोन से जुड़ा होता है, हायोड हड्डी से जुड़ी होती है। जीभ किससे जुड़ी होती है? हायोड हड्डी से जुड़ी होती है। आपसे पूछ ले, जीभ किस हड्डी से जुड़ी होती है? यानी जीभ को सहारा कौन देता है भाई रुकने के लिए? इस प्रकार से हायोड, ये मतलब किस प्रकार की होती है? जैसे इस प्रकार की हड्डी होती है, सीनुमा हड्डी है, जो और किसी हड्डी से जुड़ी नहीं होती, जीभ से जुड़ी होती है। और फांसी वगैरह जब कोई लेता है तो जीभ बाहर आ जाती है, उसका कारण क्या होता है? क्योंकि ये हड्डी टूट जाती है, टूटने के बाद जीभ बाहर आ जाती है भैया, ठीक है। तो फांसी लेने की सोचना मत। तो कनेक्टिव, ठीक है, कनेक्टेड विद हाइड बोन। तो हड्डी जीभ जो होता है किससे जुड़ी होती है? इससे जुड़ी होती है। मस्कुलर ऑर्गन है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी है, कंकाल इसके अंदर पेशियां पाई जाती है। कौन सा अंग है? तो ये हमारे शरीर का सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन है, ये बात भी लिख लेना। ये हमारे शरीर की ज्ञानेंद्रिय है, संवेदी अंग है। कौन सी अंग है? ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रियां वो होती है जो किसी न किसी सेंस को पहचानती है। जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर सेंस को पहचानने के लिए अलग अलग अंग है। हमारे शरीर में अंग है 5 जो क्या करते हैं? सेंस को पहचानते हैं। कितने अंग है? 5 अंग है। यानी आप कहोगे जी सेंसरी ऑर्गन कितने हैं हमारे शरीर में? तो इनको हम पढ़ने वाले भी हैं। सेंसरी ऑर्गन हमारे शरीर में 5 है। एक आपका कान है, कान, एक आपका नाक है, एक आपकी जीभ है, और एक आपका स्किन त्वचा है, और एक आपका सेंसरी ऑर्गन है आई, ठीक है ना, आँख। आँख, ये आपके 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं जो किसी न किसी प्रकार के सेंस को पहचानते हैं। सेंस का मतलब कोई भी संवेदना को पहचानते हैं, भी इस प्रकार की ये सेंस है, ये पहचान कर हमारे दिमाग तक पहुंचाते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें कान, कान क्या करता है? हमारे कौन से सेंस को पहचानता है? सुनने वाले सेंस को, आवाज़ को, साउंड को पहचानने का काम करता है, जो किस प्रकार की साउंड है वो, या आप कह सकते हो वो किसको पहचानता है? आवाज़ को पहचानने का काम करता है, सीधी बात है। वो किस प्रकार की आवाज़ है, आप एक बार सुनते हो भी आपको बता दिया जाता है ये हॉर्न है, तो उसके बाद जब भी दोबारा बजेगा तो आपका कान अपने आप पहचान लेगा भी ये क्या है? हॉर्न है, ठीक है। जैसे ही आपके गाल पे किसी ने चमाटा मारा, ठीक है, एक बार लगेगा आवाज़ आएगी, आपको पता चल गया ये चमाटे की आवाज़ है। दूसरी बार किसी के भी लगेगा तो आपको कान अपने बता देगा भी ये चमाटे की आवाज़ है, ठीक है ना। क्लियर हुई बात? नाक ये क्या करता है? सूंघता है, ठीक है ना। ऑल्फैक्टरी लोब जो होता है या ऑल्फिकेशन जो होता है, इसका काम करना है, सूंघना काम है इसका। स्मेल किस प्रकार की है, ठीक है ना, वो कौन सी है, अच्छी स्मेल है, बुरी स्मेल है, किस प्रकार की है। आप एक बार किसी चीज़ को सूंघ लेते हो, दोबारा वो चीज़ सूंघते हो तो आप आंख बंद करके भी बता सकते हो ये इसकी सुगंध है या इसकी गंध है, ठीक है। तो नाक सूंघने का काम करता है, जीभ स्वाद पहचानने का काम करती है, स्किन त्वचा आपके स्पर्श को पहचानती है भी किस प्रकार का टच है, ठंडा है, गर्म है, नरम है, कैसा भी है, उस टच को पहचानती है, स्पर्श। आँखें आपको आँखें आपको क्या देती है? विजन देती है, देखने में सहायता करती है, चित्रों को पहचानने में मदद करती है, तो वो आँख है। तो 5 सेंसरी ऑर्गन है। तो ज्ञानेंद्रिय है, ये क्या करती है? टेस्ट को पहचानती है। किसको पहचानती है? टेस्ट को। इसलिए इसके अंदर पाए जाते हैं टेस्ट बड्स, ठीक है ना। स्वाद कलिकाएं इसमें पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं इसमें पाई जाती है,
ठीक है। यानी आपसे पूछे टेस्ट बर्ड्स कहाँ, पेपिलरीज भी होती है, पेपिलरीज के अंदर टेस्ट बर्ड हो जरूरी नहीं है, पेपिलरीज आपको पढ़ना नहीं है, फंगीफॉर्म, फेलिफॉर्म, पेपिलरीज वो चीज़ आपके लेवल की नहीं है, ठीक है। तो आपको टेस्ट बर्ड्स याद रखने हैं। स्वाद कलिकाएं किसमें पाई जाती है, सेंसरी ऑर्गन जो हमारा टंग, जीवा में, और जीवा जो है वो किसको पहचानने में, स्वाद पहचानने में सहायता करती है। भी किस प्रकार का स्वाद है, मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, नमकीन, हर प्रकार का स्वाद पहचानती है जीभ। किसकी मदद से, टेस्ट बड्स की मदद से, स्वाद कलिकाओं की मदद से, ठीक है ना। तो किस किस प्रकार के स्वाद कहाँ से पहचाने जाते हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। जीभ जो होती है वो आपकी लार को स्त्रावित करने में भी सहायता करती है, क्योंकि वो स्वाद पहचानने की, चटक मटक चीज़ें खाओगे, आपकी चटोरी जीभ है, चटोरी जीभ यानी अलग अलग प्रकार के पकवान खाने के आप शौकीन हो, ठीक है ना। आप गोलगप्पे खाने के शौकीन हो, आप डोसा खाने के शौकीन हो, आप चाउमीन, बर्गर, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के आप जैसे कचौरी खाने के शौकीन हो, अलग अलग पिज़्ज़ा खाने के शौकीन हो। तो जैसे ही आप जिस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो और वो स्वाद स्मेल आपके दिमाग में जाती है ना, तो लार क्या करती है, आपकी लार जो है वो ज़्यादा स्त्रावित होती है, ठीक है ना। तो जीभ स्वाद पहचानेगी, गोलगप्पे की रेहड़ी के पास से गुजरते हो तो भी लार स्त्रावित होती है। तो जीभ क्या करती है, अलग अलग प्रकार के स्वाद, चटोरी जीभ कहते हैं इसको, ठीक है। और महिलाओं के अंदर जीभ का आकार थोड़ा बड़ा होता है, किसकी तुलना में, पुरुषों की तुलना में। महिलाओं में आकार बड़ा ठीक है, बड़ा होने का कारण क्या है, ज़्यादा बोलती है ना महिलाएं, चटर चटर पटर पटर चटर पटर, है ना। तो महिलाएं ज़्यादा बोलने का मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि महिलाओं के अंदर जीभ जो होती है ना, जीभ उसका, उसके अंदर टेस्ट बड्स, स्वाद कलिकाएं ज़्यादा पाई जाती है। यानी आप पुरुषों की तुलना में महिलाएं स्वाद ज़्यादा पहचानने में समर्थ होती हैं, ठीक है ना, इसलिए इसकी जीभ थोड़ी बड़ी होती है। बाकी सारे अंग छोटे होते हैं, जीभ बड़ी होती है, ठीक है ना। तो जीभ बोलने में भी सहायता करती है उनकी, ठीक है। तो उनका दोष नहीं है, भगवान ने अंग बना के दिया है। तो ज्ञान इंद्रियां, टेस्ट बड। अब कौन कौन सी जगह कौन सा स्वाद पहचानते हैं, ये आपकी जीभ हो गई मान लो, ये जीभ है, ठीक है। अब जीभ को अलग अलग भागों पर अलग अलग टेस्ट बड पाए जाते हैं। एक तो ये भाग हो गया मान लो, एक ये भाग हो गया मान लो, और एक आपका ये भाग हो, ठीक है। पीछे वाले को बोल दिया हमने पश्च भाग, पश्च भाग, ठीक है ना, क्या बोल दिया, पश्च भाग। इसको पार्श्व या साइड, क्या बोल दिया, साइड पार्ट है, पार्श्व भाग है, पार्श्व का मतलब होता है साइड, ठीक है। ये है इसका अगर भाग, ठीक है। और ये है इसका मध्य भाग, क्या है, मध्य भाग। ये इसका मिड पार्ट है, मध्य भाग है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अगर भाग क्या स्वाद पहचानता है, पार्श्व भाग जीभ का कौन सा स्वाद पहचानने में समर्थ है, या पश्च भाग या अगर भाग कौन से स्वाद को पहचानने में आपकी सहायता करते हैं। तो पश्च भाग जो होता है ना, वहाँ से तो आपका कड़वा पहचाना जाता है, बिटर टेस्ट जो है, कड़वा स्वाद पहचाना जाता है, ठीक है। बताऊंगा कैसे। यहाँ से पहचाना जाता है आपका खट्टा, शोर जो होता है, क्या पहचाना जाता है, खट्टा पहचाना जाता है, ठीक है। अगर भाग से आपका पहचाना जाता है मीठा, स्वीट, आहा मीठा। और बीच से पहचाना जाता है आपका नमकीन, साल्टी जो होता है वो नमकीन, इसके साथ लिख लेना। बस ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जीभ से। जब भी आपने कोई चीज़ चखने की जरूरत है, जैसे चाय वाले के पास आप जाते हो, चाय अपना टेस्ट करता है भी मीठा डाला है नहीं डाला, वो अपनी चोंच सी निकालता है जीभ की, और थोड़ा सा एक बूंद रखता है चाय की, ऐसे बूंद रख के और उसको जीभ निकालता है और 1 मिनट में बता देता है, ठीक है, मीठा है या नहीं। तो आपने चोंच, कोई भी आपको मीठा खाना हो या मीठे का टेस्ट करना हो, तो आप आगे वाले भाग से चेक करते हैं। आपने हमेशा याद रखना, दिमाग में सोच के देखो ये बात, ठीक है। जब भी खट्टा आपको लगा है तो आपको चबाते समय खट्टा लगता है, क्योंकि जीभ के साइड वाले भाग आपको खट्टा पता लगाते हैं। आपने कभी भी नमक को टेस्ट किया हो,
याद करो, नमक को टेस्ट किया हो तो आपने ऐसे करके कभी टेस्ट नहीं किया होगा, आपने टेस्ट किया होगा भी उंगली से बीच में रखा होगा, सोच के देखो, आपने बीच में रखा होगा, यानी बीच का भाग नमकीन पहचानता है। और निगलते समय आपको कड़वा, चबाते समय भी कड़वा नहीं लगता है, आप मुंह में ले लो, आप आगे जीभ पे रख के देख लेना, कड़वा आपको नहीं लगेगा। आपने टेबलेट वगैरह ली होगी, वो कड़वी होती है ना, मेडिसिन वगैरह जो लेते हैं, तो निगलते समय आपको ऐसा लगता है भी क्या खा लिया, तो निगलते समय हमें क्या लगता है, क्योंकि लास्ट भाग हमारा कड़वा पहचानता है, तो कड़वा हमें किससे पता चलता है, जीभ के लास्ट भाग से पता चलता है। बात क्लियर हुई? ठीक है, तो जीभ से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? जीभ क्या है? एक सेंसरी ऑर्गन है जो हमारे स्वाद को पहचानने में मदद करता है। स्वाद को पहचानने के लिए इसमें टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, बहुत पाए जाते हैं, ठीक है ना। और हाइड हड्डी से जुड़ी होती है, ये पेशी अंग कंकाल पेशियों से जुड़ा होता है, ठीक है। 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। महिलाओं की जीभ पुरुष के तुलना में बड़ी होती है, ठीक है। कौन सा भाग क्या स्वाद पहचानता है, इस बात को भी लिख लेना, बाकी ये चीज़ें भी लिख लेना, सब पढ़ेंगे, आँख भी पढ़ेंगे, कान भी पढ़ेंगे, नाक भी पढ़ेंगे, त्वचा भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपका आता है, कितना टाइम हो गया भैया? ठीक है, चलो 40 मिनट हुए हैं अभी तक, तो पढ़ ही लेते हैं। सलेवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। जैसे आपने देखा भी, ये भाग है, ये भाग है आपका, ठीक। बना के देखेगा, अरे बना के देखेगा इसको। मुख खुला छोड़ देते हैं ना, आपका चित्र नहीं है, मेरा चित्र है ये, अपने दिमाग में न लें, ठीक है। ना 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 ना, अरे ना रे बाबा ना रे। ये हो गया चित्र, ठीक है। अब इसको ऐसे थोड़ी बनाया जाएगा। ये आपकी नासिका हो गई अब, और ये आपकी बकल कैविटी हो गई अब, ठीक है। जुल्फें, ये इसका कान हो गया, ठीक है, ये कान हो गया, इसकी ये जुल्फें हो गई मान लो। देखो, एक ग्रंथि तो लार की यहाँ पे पाई जाती है कान के नीचे, कान के नीचे जोर से जब जब बजाते हैं ना, तो आपको पता ही होगा, आपको लार निकल जाती है ना, लार गिर जाती है, तो ये इस प्रकार से जुड़ी होती है। एक यहाँ पर पाई जाती है लार ग्रंथि, ये भी इससे जुड़ी होती है। एक पाई जाती है यहाँ पर, ये भी इससे जुड़ी होती है, ठीक है। यानी लार ग्रंथि है वो किससे जुड़ी होती है, तो आप कहोगे जी बकल कैविटी से जुड़ी होती है। एक बात तो ये हो गई आपकी, यानी मुख्य गुहा से जुड़ी होती है, ठीक है। दूसरी बात, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, याद रखना, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये बात आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन क्या होता है। तो ये आप लिख लेना बस, बहिस्त्रावी, ये समझने की कोशिश मत करना यहाँ पे, बहिस्त्रावी ग्रंथि है, क्योंकि आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट रहने वाले हो, तो मेरे को पता है, मैं आपको एक एक चीज़ कवर करवा दूंगा कहाँ पे, ठीक है। बहिस्त्रावी ग्रंथि है, संख्या पूछ ले तो इनकी संख्या 6 होती है, नंबर में पूछे तो 6 संख्या होती है इनकी, कितनी होती है? 6। अगर पूछे कितने पैर हैं इसके, जोड़े कितने हैं, तो आप कहोगे तो 3 जोड़े हैं, यानी 3 गुणा 2 कितनी हो गई? 6 हो गई, यानी जोड़े में पाई जाती है 1 2 3। तो लार ग्रंथि कितनी होती है? 3 जोड़े लार ग्रंथि होती है, 6 उनकी संख्या होती है। 3 कौन कौन सी होती है? एक तो बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, एक को बोलते हैं सब मेडिबल
ग्लैंड, एक को बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। यानी ये तो जबड़े के नीचे पाई जाती है, आपकी जबड़े के नीचे पाई जाती है। और ये कर्णफूल ग्रंथि कहा जाता है, इसको कर्णफूल ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, ये कान के नीचे पाई जाती है। और ये पाई जाती है आपकी लिंगवल का मतलब जीभ के नीचे। कहाँ पाई जाती है? जीभ के नीचे। ठीक है, यानी 3 हो गई। ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं और ये भी 2 हैं। सबसे बड़ी पूछ ले तो ये होती है बड़ी, पहले नंबर की। ठीक है, यानी टोटल कितनी ग्रंथि है? लार ग्रंथि 6 लार ग्रंथि होती है। 2 जोड़े होते हैं, हर के एक एक जोड़ा होता है, यानी 6 लार ग्रंथियाँ होती है, 3 जोड़े में पाए जाते हैं। तीनों का काम क्या होता है? देखो, एक कान के नीचे है, यानी दोनों कानों के नीचे हो गई ना, एक 2 इधर वाली साइड है, 2 इधर वाली साइड है, 4 यहाँ हो गई और 2 यहाँ हो गई, 6 हो गई टोटल। ठीक है ना। और ये क्या करती है? तो ये लार का स्त्रावण करती है। ये क्या करती है? लार का स्त्रावण करती है। ठीक है, तीनों क्या करती है? लार का स्त्रावण करती है। ठीक है, लार का कितना स्त्रावण होता है? तो 1.5 लीटर पर डे। लार कितनी स्त्रावित होती है? एक दिन के अंदर 1.5 लीटर होती है। बाकी आप पे डिपेंड करता है, आप कितनी पकवान वाली गलियों से निकले, कितने पकवान वाले मतलब अच्छे अच्छे चटर मटर वाली चीज़ें जो आपको दिखाई देती है उनसे के पास से निकले तो लार ज़्यादा भी स्त्रावित हो सकती है ना। तो ये 1.5 लीटर स्त्रावित होती है जनाब, वैसे नॉर्मल। ठीक है ना। लार ग्रंथियों से स्त्रावित होती है। लार ग्रंथियाँ 3 होती है, बकल कैविटी से जुड़ी होती है। क्लियर हुई बात? 1.5 लीटर होती है स्त्रावित लार। क्या स्त्रावित होती है? लार। ठीक है, और लार का 95% लगभग पाया जाता है जल। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लार का कितना % वाटर होता है या कितना % जल होता है, तो 95% इसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, यानी जल होता है। ठीक है ना। लार के अंदर 95% क्या है? जल होता है। अब 5% इसके अंदर म्यूकस और एंजाइम पाए जाते हैं। 5% इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? म्यूकस व एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। ठीक है ना। और इसके अंदर कुछ पाए जाते हैं सोल्ट वगैरह, यानी लवण पाए जाते हैं, वो आपको याद नहीं करने। ठीक है, 5%। 95% जल है, 5% लार के अंदर सोल्ट हो गए, एंजाइम हो गए और म्यूकस वगैरह पाया जाता है। अब 5% के अंदर एंजाइम कौन से होते हैं? तो 5% में एंजाइम लार आप लिख लो, स्लेवरी एंजाइम। स्लेवरी एंजाइम, लार में एंजाइम कौन कौन से हैं? तो लार के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं मुख्य रूप से 2। एक का नाम है लाइसोजाइम। क्या नाम है? लाइसोजाइम। कौन सा जाइम है? लाइसोजाइम। और दूसरे को बोल देते हैं स्लेवरी इमाइलेज। क्या बोल देते हैं? लार इमाइलेज। और इसका ही दूसरा नाम है, या इसका दूसरा नाम है टाइलिन। क्या नाम है इसका? टाइलिन। तो दूसरा नाम है टाइलिन भी है। ठीक है, तो लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लार के अंदर एंजाइम जो होते हैं वो 2 प्रकार के एंजाइम हैं, लाइसोजाइम और टाइलिन। ठीक है, तीन ग्रंथियां होती है, आपको पता है। 2 कान के नीचे, जो जबड़े के नीचे, 2 जीभ के नीचे। ठीक है ना। टोटल ग्रंथियां संख्या 6 हो गई। अगर जोड़े पूछे तो 3 हो गए। जोड़े कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर 2 प्रकार के एंजाइम है। लाइसोजाइम क्या करता है? तो आपको याद रखना, लाइसोजाइम जो है वो क्या करता है? किल माइक्रोब्स, या आप कह सकते हो सूक्ष्म जीवों को
जो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है, नष्ट करता है, ठीक है ना। आप कह सकते हो सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है, जैसे वायरस आ जाए तो उसको भी नष्ट करता है, जैसे फंगस आ जाए या फंजाई आ जाए उसको नष्ट करता है, ठीक है ना। या आपके रिंग वोम वगैरह जो, चलो छोड़ो उसको, यानी विषाणु, जीवाणु, कवक कोई भी आ जाता है इसके अंदर। सूक्ष्म जीव जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं तो वो लार के द्वारा, लार के अंदर लाइसोजाइम के द्वारा नष्ट किया जाता है। यानी हानिकारक पदार्थों या हानिकारक जीवाणुओं वगैरह को नष्ट करने का काम लार के अंदर कौन सा एंजाइम करता है, तो लाइसोजाइम करता है। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, लाइस का मतलब क्या होता है, तोड़ना, जाइम मतलब एंजाइम है, तोड़ने वाला एंजाइम है। किसकी गर्दन तोड़ देते हैं ये, बैक्टीरिया की गर्दन तोड़ देंगे, वायरस की गर्दन तोड़ देंगे, सूक्ष्म जीवों की गर्दन तोड़ देंगे, कवक की गर्दन तोड़ के ये उनको क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। यानी लार आपके लिए भोजन को चबा के खाना चाहिए। उसका कारण क्या है, भी लाइसोजाइम ज़्यादा होगा लार में, आपके भोजन में हानिकारक, जैसे आपने सड़ा हुआ टमाटर खा लिया, गला हुआ खीरा खा लिया, ठीक है ना, कोई भी आपने ऐसा भोजन किया, यानी आपने हाथ धो लिए, मान लो आपने डेटोल से हाथ धो के फिर भी खाना खाया, तो डेटोल भी कहता है 99% श्योर है भी ये इस पे बैक्टीरिया वायरस नहीं होंगे आपके हाथ, लेकिन 1% तो फिर भी होता है ना, वो 1% है, उसको भी नष्ट करने का काम लाइसोजाइम कर देगा, ठीक है ना, लाइसोजाइम कर देगा। लार के अंदर आप भोजन को चबा चबा के खाते हैं तो। फिर दूसरा टाइलिन, यहाँ से क्वेश्चन और आता है, लाइसोजाइम आपके आंसू के अंदर भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, आंसू। आपके पसीने के अंदर भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पसीने में भी पाया जाता है। और ये तीसरा किस में है, लार में भी पाया जाता है। तो आंसू, पसीना और लार के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, वो एंजाइम का नाम क्या है, लाइसोजाइम, ठीक है ना। तो लाइसोजाइम का क्या काम करता है, ये बात आपने पता की, ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हो, ठीक है। बताओ दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा, भाई यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ाई जाती है, अगर आपको पता है तो, ठीक है ना। कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है भैया, कौन पढ़ाएगा। आहा, मज़ा आया, ठीक है, मज़ा आया पानी पी के। अब देखो टाइलिन क्या काम करता है, टाइलिन क्या काम करता है, तो टाइलिन करता है भैया डाइजेशन ऑफ स्टार्च, या आप कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट, यानी आप कह सकते हो शर्करा का पाचन करता है, ठीक है ना। किसका पाचन करता है, शर्करा का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कौन, टाइलिन, ठीक है ना। ये करता क्या है, आपने जैसे ही लिया तो उसके अंदर मुख्य रूप से आपने जैसे स्टार्च लिया, अब स्टार्च को तोड़ेगा, स्टार्च को तोड़कर जैसे पॉलीसेक्राइड है ये, तो उसको डाइसेक्राइड या मोनोसेक्राइड में बदलने का काम करेगा। तो इसको ये बदल किस में देता है, माल्टोज में बदल देता है। किस में बदल देता है, माल्टोज। अब माल्टोज जैसे ही पचता है तो वो बदल जाता है ग्लूकोज में। ये प्रोसेस आपको समझ में तब आएगी जब आप न्यूट्रिएंट कर लोगे थोड़ा सा, ठीक है, लिख जरूर लेना। यानी माल्टोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर भोजन को आप चबाते हो तो ये टाइलिन ऐसा है जो 30% तक कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर भोजन को अच्छे से चबाया जाए तो कितने % तक कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो सकता है, तो 30% कार्बोहाइड्रेट आपके मुख में ही पच सकती है भाई, देखो, ठीक है। आप भोजन को इसलिए चबाना चाहिए, भी 30% काम खत्म हो जाएगा मुख के अंदर, बाकी काम आगे कर लेगा। तो 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है स्टार्च माल्टोज में, माल्टोज फिर आगे ग्लूकोज में बदल जाती है अगर भोजन को आप अच्छे से चबाते हो। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है, भी भोजन ज़्यादा चबाने से आपको भोजन मीठा लगना शुरू हो जाता है, कारण स्टार्च का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, यानी
स्टार्च का ग्लूकोज में बदलने के कारण भोजन अपने को ज़्यादा चबाने से मीठा लगने लग जाता है। आप चबा के देखना, आप सूखी रोटी चबा के देखना, आप थोड़ा सा चबाओगे थोड़ी देर बाद आपको वो मिट्टी लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ग्लूकोज मिठा पदार्थ होता है। आपको पता हो तो ग्लूकोज क्या होता है? मिठा पदार्थ होता है। स्टार्च माल्टोज, माल्टोज से ग्लूकोज में बदल जाता है, ठीक है। और 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में हो जाता है, किसके द्वारा? लार के द्वारा। तो लार के द्वारा कौन सा एंजाइम? टाइलिन या लार एमाइलेज कर देता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? शर्करा का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? शर्करा का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो आपका आंसर रहना चाहिए क्या? आपका आंसर रहेगा मुख से शुरू हो जाता है, ठीक है ना। कहाँ से शुरू हो जाता है? मुख से शुरू हो जाता है, ठीक है। और अब देखो एक बात और याद कर लेना, फूड जो है, पहले आपने भोजन लिया, उसके साथ अगर सलीवा हो जाए, उसके अंदर सलीवा हो जाए, भोजन प्लस लार जो हो जाती है, भोजन प्लस लार जो हो जाती है, भोजन और लार को बोलस कहा जाता है, ये भी याद रखना है। क्या कहा जाता है? बोलस। तो मुख के अंदर भोजन को क्या कहा जाता है? मुख में भोजन, क्योंकि भोजन अकेला नहीं रहा, भोजन के साथ लार मिल गई। मुख में भोजन किस नाम से जाना जाता है? बोलस के नाम से जाना जाता है, भोजन प्लस लार। और ये बात भी आपको रखना है भी, लार जो है वो कितनी स्त्रावित हो रही है? 1.5 लीटर पर डे स्त्रावित हो रही है, 1.5 लीटर पर डे स्त्रावित हो रही है। और इसकी पीएच वैल्यू जो होती है, पीएच वैल्यू जो होती है वो 6.5 होती है, 6.5 से लेकर 6.8 तक होती है इसकी पीएच वैल्यू। और पीएच वैल्यू 7 से कम है, 7 से कम है तो ये कैसे होती है? तो अम्लीय प्रकृति की होती है, लार अम्लीय प्रकृति की होती है, याद रखना। तो लार किस प्रकृति की है? उसकी पीएच वैल्यू 6.5 है, तो वो किस प्रकृति की है? अम्लीय प्रकृति की है। किस प्रकृति की है? अम्लीय प्रकृति की है, ठीक है ना। उसकी पीएच वैल्यू याद रखनी है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। 1.5 लीटर स्रावित होती है। उसके बाद लार के इसके अलावा और भी कार्य हैं, आपको बोलने में सहायता लार करती है, आपके मतलब मुख को साफ रखने में, दांतों को साफ रखने में इसकी मुख्य भूमिका रहती है। आपके मुख की पीएच वैल्यू को बनाए रखने में इसकी मुख्य भूमिका रहती है, ठीक है। आपके दांतों को या जीभ को फ्रिक्शन वगैरह, घर्षण से बचाने का काम, लुब्रिकेशन देने का काम भी है जीभ के, किसके द्वारा किया जाता है? लार के द्वारा। गले को सूखने नहीं देती, बोलने में सहायता करती है। गला सूख जाए तो बोलने में सहायता करो, तो वो लार के इस प्रकार से अनेक कार्य हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, वो चीज़ें मैंने बोर्ड पे लिखी है, ठीक है। लार और भोजन, मुख में भोजन बोलस कहलाता है। लार का पीएच मान 6.5 से 6.8 होता है, और इससे नीचे 7 से कम थोड़ी सी अम्लीय है, यानी 7 से कम है तो थोड़ी सी अम्लीय है, ठीक है ना। 3 जोड़े पाए जाते हैं, संख्या 6 होती है, 1.5 लीटर लार स्रावित करती है। टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोजाइम हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, टाइलिन शर्करा का पाचन करता है। तो इतनी बात थी मुख गुहा आपका। दांत हम एक अलग पूरा का पूरा लेक्चर बनाएंगे, 30-40 मिनट का लेक्चर रहेगा, वहाँ से इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अलग से बनाएंगे। दांत से आगे हम कट पढ़ेंगे, ग्रसनली, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है ना। लीवर, पेंक्रियाज हमारा और पित्ताशय, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश की। अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ते रहिएगा। आपको इस सब्जेक्ट से प्यार करवाना मेरा काम है। इस सब्जेक्ट से मैं आपको इतना लगाव बना दूंगा। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी होगा, ठीक है। जो साइंस से डरते थे, आर्ट वाले, कॉमर्स वाले, वो साइंस से डरना बंद कर देंगे। आप साइंस स्टूडेंट हो, चाहे आपने बीएससी कर रखी है, चाहे आपने +2 कर रखी है साइंस साइड, मेडिकल साइड से, तो भी आपको वो चीज़ें समझाई जाएगी और इस तरीके से समझाई जाएगी, क्योंकि इतनी इतनी बड़ी बुक होती है, उनको रट्टा मारा होगा, अपने समझने का मौका मिला आपको, ठीक है। तो समझ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल आपको इसी के साथ, ठीक है।